सबसे पहले बात जो आज का स्थिति है, हम सब जानते हैं। ये कोविड 19 की वजह से पूरे देश भर में लॉकडाउन चल रहा है। और इस लॉकडाउन के चलते काफी सारे जो भी हमारे समाज के अंदर की जो सारी समस्याएं थी, वो समस्या नीचे से उबाल उबाल कर हमारे सामने भूत बनकर जैसे खड़ी हो रही है। इतने सालों से हमारे एग्रीकल्चर में क्या चल रहा है? इतने सारे माइग्रेंट लोगों की भीड़ और तस्वीरें और पैदल जाता हुआ उनका कष्ट और वेदना, ये सारे मीडिया में छा गया। जैसे ही वो कितनी तादाद में है और कितनी संख्या है, ये देखने के बाद पता चला। मेरे लिहाज से तो ये खेती से हारे हुए लोग हैं। जहां पर एग्रीकल्चर आज जो है एक पूरा रोजगार हमारे सारे देहाती लोगों को अवेल नहीं कर सकता। हमारा सारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो शुरू होता है, वो एक ऑलरेडी जो एक इनइक्वालिटी है, जिसमें हमारे दलित आदिवासी जो है, काफी सारा तबका जिन्हें हमें सदियों से भूमिहीन रखा है, भूमि का कोई अधिकार नहीं दिया। ये भूमिहीनता हमारे इसमें एक बड़ा कारण है। और उसके चलते हुए ग्रामीण रोजगार जो भी हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ आज तक, वो थोड़े थोड़े पॉकेट्स में हुआ। जो भी कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन के दबाव के अंदर ये सारा हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट चला। और जिसकी सारी कष्ट और वेदनाएं एक हम देख रहे हैं कि पूरे देश में हमारे हजारों लाखों की तादाद में किसानों की आत्महत्याएं, ये हम देखते हैं। ये तो उसका परिणाम है, ये कारण नहीं। सबसे अहम बात जो है, इस जड़ के जो सवाल है उसके पास हमको पहुंचना है। हम देश के जीडीपी की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं जिस क्षेत्र में 62% से ज्यादा लोग जहां पर काम करते हैं, वो जीडीपी में 18 से 21% कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या इसका मानना यह है कि क्या वो लोग कम मेहनत करते हैं? क्या कम परिश्रम करते हैं? इस बात का सीधा मतलब मैं निकालता हूं कि जो लोग मेहनत करते हैं, उनको अपने मेहनत का वाजिब दाम जो है वो अदा नहीं किया जाता। इसलिए जो है जीडीपी में हमको ये पिक्चर देखने को मिलता है। दोस्तों, इसमें हम अ, पूरी तरीके से अगर हम देखें तो ये समस्याएं मोटा मोटे तौर पर एक तीन तरीके से हम उसके तरफ देख सकते हैं। एक जो सवाल जो है, जो हमारी एक सरंजामी व्यवस्था से, एक जातीय विषमता से और एक फ्यूडल कंसंट्रेशन ऑफ लैंड की वजह से जो चलती आई हुई जो समस्याएं है, वो समस्या जो कॉलोनियलिज्म ने हमको भेंट दी है, वो समस्या एक किस्म की समस्या है। दूसरी समस्या मैं देखता हूं, जो हमारा जो कि जिस किस्म का डेवलपमेंट का पाथ रहा, जो डेवलपमेंट का हमारा पाथ रहा, वो जिसे हम मराठी में हाराकी कहते हैं, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन का हमारा जो पाथ रहा, जिस कैपिटलिस्ट मोड ऑफ डेवलपमेंट की वजह से जो समस्याएं हुई, वो समस्याएं है। और तीसरा जो है, डब्ल्यूटीओ आईएमएफ के regime शुरू होने के बाद जो एक इंपेरियलिस्ट दबाव जो हमारे देश की मंडियों से लेकर किसान और मजदूरों तक जिस किस्म के एग्रीमेंट्स हम पे ऊपर होते जा रहे हैं, वो एक इंपेरियलिस्ट एग्रेशन का एक जो दबाव है। ये तीन किस्म की समस्याएं हम देख सकते हैं। उसमें हम हर चीज में अगर हम देखें तो वो क्या बात हो रही है, हमारे किसानों की उपज की बात क्या हो रही है, हमारे ग्रामीण रोजगार का मसला क्या हो रहा है, हमारी ग्रामीण महिलाओं की अवस्था क्या है, और इसके चलते हुए हमारी अर्थव्यवस्था पर उसका क्या असर हो रहा है, कितने दिनों से क्या चल रहा है। अब देखते हैं ये फाइनेंस सेक्टर सारा हम देखते हैं। हम देख रहे हैं कि बैंकों से लोन अवेल होता है। हमारे किसानों को क्या लोन मिलता है? हमारे देश में 0% से कार लेने के लिए चाहे जितना पैसा अवेल होता है, सारे कंज्यूमर गुड्स के लिए फ्लडेड है। सारे प्राइवेट बैंक जो है आपके दरवाजे पर, आपके एक कॉल के ऊपर फाइनेंस अवेल करने के लिए। मतलब मैं हमेशा बोलता हूं कि कार लेने के लिए पैसा मिलता है, लेकिन मैं अगर भैंस के लिए लोन मांगने के लिए चला जाऊं, तो कोई बैंक मुझे पैसा देगा? एक्चुअली एग्रीकल्चरल फाइनेंस जो है ये तोड़ा जा रहा है, घटा जा रहा है। और किसानों को अपनी जमीन, अपने फाइनेंस के लिए जो है, जो प्राइवेट मनी लेंडर्स है, उनके ऊपर निर्भर
करना पड़ रहा है और एग्रीकल्चर फाइनेंस को काफी बातों से तोड़ा जा रहा है। उसी के साथ में जो नया स्कीम आया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्या चला ये बीमा किसका कराना था? ये कारपोरेट्स का बीमा कराना था क्या किसानों का बीमा कराना? 66,000 करोड़ से ज्यादा पैसा, 73,000 करोड़ से ज्यादा पैसा मुनाफे के तौर पर बटोर लिया है ये कारपोरेशन ने। और किसानों को कितना लाभ मिला? किसानों को उसका क्या कॉम्पेंसेशन मिला? ये सारा फाइनेंस कैपिटल वर्सेस पीजेंट्री एक बड़ा संघर्ष है। इस किस्म के फाइनेंस के रूल्स बनाए जा रहे हैं कि जिसका लाभ जो है, जिसमें किसान को लूटा जा रहा है। फॉरवर्ड ट्रेडिंग, ये सब क्या है? आज एक ऐसा दौर है, ये कोविड-19 के चलते हमको इस किस्म की बातें करना पड़ रही है, जिसे यूपीए 1 का जो एजेंडा है वो फिर से हमारे देश भर में जिसको एक अमल करने की जरूरत जो है, एक दबाव जो है ये चल रहा है। यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिस बात का हम हमेशा जिक्र करते आए, आज करना पड़ रहा है। राशन कार्ड हो ना हो, हर आदमी तक जो है वो मदद पहुंचाने की जरूरत है। ये बात आज करना पड़ रही है। ये भी बात हमको समझ लेना चाहिए। हमारे देश की सारी रूरल इंडिया की जो सारी समस्याएं हैं, उस समस्याओं में सबसे अहम मुद्दा जो है, जो रोजगार है, और जो दूसरा एक तरफ से रोजगार है और दूसरे जो एसेट्स है, जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जो एसेट्स हैं, वो एसेट्स का क्या हो रहा है? जमीन का क्या हो रहा है? वो रियल बदलाव करने के लिए सारा दबाव किया जा रहा है। जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको रियल एस्टेट की लैंड्स में कन्वर्ट करने के लिए होड़ चल रही है। और हमारे किसानों का पानी जो है वो पानी तोड़ा जा रहा है। जिस किस्म का अर्बनाइजेशन हम लाना चाहते हैं, उस अर्बनाइजेशन में पहला हमला जो है, हमारी खेती के लिए जो पानी की अवेलेबिलिटी है, उस पानी की अवेलेबिलिटी पर उसका सीधा हमला जो है वो हो रहा है। जिसके चलते महाराष्ट्र में हम देखते हैं 2,45,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन जो है, जिस जमीन का पानी तोड़ा गया है। मतलब हमारी खेती के विकास के लिए जो इनपुट्स है, जो साधन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की, वो किसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बात की जाती है? वो बात की जाती है कारपोरेट्स को इजीली, आसानी से किसानों का जो खेती माल है, वो खेती की पैदावार जो है आसानी से वो खरीद कर सके। इसलिए जो है सारा एग्रीकल्चर एपीएमसी, जो मार्केट रेगुलेशन की जो बात आज तक की गई, वो सारा मार्केट रेगुलेशन जो है वो एक ही झटके में जो है तोड़ा जा रहा है। ये किसके लिए ये तोड़ा जा रहा है? ये किसानों के हित के लिए थोड़ी किया जा रहा है। किसानों का हित तो इस बात में है कि जो रेगुलेशन सही तरीके से चले, और जब भी किसानों का माल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस किस्म का प्राइस हमें दिया जा रहा है? ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये सही मायने में किसानों की पैदावार का मूल्य है क्या? हम देखते हैं कि जो पैदावार का मूल्य है उससे बहुत कम पैसा जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस में दिया जा रहा है। और अभी तो डब्ल्यूटीओ के रेजिम में जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कंसेप्ट ही खत्म किया जा रहा है। और सरकार जो है 10% से ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कोई भी चीज को खरीद नहीं करेगी। ये बात जो है दोहा राउंड के बाद जो है एक दबाव जिससे बना रहा, जिससे हमारे देश की सारी खेती और किसानी जो है वो बर्बाद हो रही है। कोई रोजगार ठीक तरीके से, रोजगार में बढ़ोतरी करने की क्षमता उसकी घट रही है। और इसके चलते रोजगार ढूंढते हुए हमारे खेती से जो हारे हुए किसान और मजदूर जो है वो शहरों में रोजगार की तलाश के लिए आ रहे हैं। और इस एक नई व्यवस्था में एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कैजुअल लेबर, माइग्रेंट लेबर के तौर पर शोषण की शिकार बन रहे हैं। ये हमारा हालत है। और इसके बारे में जो है हमको ज्यादा सोचना चाहिए। हमारी जो अर्थव्यवस्था की जो प्रायोरिटीज है, और जिस किस्म के हम रूल्स बना रहे हैं, जिस किस्म की प्रायोरिटीज हम हमारी अर्थव्यवस्था में दे रहे हैं, सारा मनरेगा का जो एक टास्क था कि हर गांव में हमारे खेत मजदूरों को जो है वो रोजगार अवेल हो, कम से कम 180 दिन उसे रोजगार की जरूरत है, कम से 100 दिन सरकार ने मान लिया, लेकिन वो 100 दिन का रोजगार भी जो है उसका छीना गया। आज फिर से नौबत आई है कि बगैर मनरेगा ये हमारा आज की सिचुएशन में हम आगे नहीं निकल पा सकते। मनरेगा का जो एक रोल है, जो एक किंचन
मॉडल है, जो लोगों की क्रय शक्ति जो है हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर वो बचा के रखता है, और उस क्रय शक्ति का एक बड़ा असर जो है हमारी अर्थव्यवस्था की गतिशीलता बरकरार रखने के लिए जो कायम करता है। ये बात जो है, ये बात भी दुश्चिन्हित हो गई। हमारे जो सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्याएं हुई है, उसके एक सर्वे हमको बताता है 30% किसान जो है वो वैद्यकीय सुविधाओं के लिए जो कर्जा बना, उस कर्जे के दबाव में अपनी सुसाइड करता है। जिस तरीके का एक प्राइवेटाइजेशन का दौर है, जिसमें हमारी सारी पब्लिक सर्विसेज जो है, जो पब्लिक सर्विसेज हमसे जो तोड़ी जा रही है, जिसका जो रैम्पंट प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, और जिसमें खास तौर पर जो आरोग्य सुविधाएं है, जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जिसके तोड़ने की वजह से, जिसके खर्चे के दबाव के चलते जो है किसानों को बर्बाद होना पड़ रहा है। हमारे ग्रामीण भारत की अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक बहुत अहम जरूरत है। जो जो हेल्थ और एजुकेशन, ये जो है, ये हमारे लिए जो लोक संख्या है उसको एक अच्छे शिक्षित मनुष्य बल में, ह्यूमन रिसोर्स में अगर उसको कन्वर्ट करना है, तो हेल्थ एंड एजुकेशन ये हमारी प्रायोरिटी है। मैं मानता हूं कि ये भी जो सवाल है, अच्छा शिक्षा और आरोग्य सुविधाएं उपलब्ध होना, पब्लिक सर्विसेज अच्छे तरीके से मिलना, ये भी हमारे किसान आंदोलन का एक अहम मुद्दा होना चाहिए, जिसके तरफ हमको अलग तरीके से। और जिस किस्म की व्यवस्था में हम देखते हैं, जो जो हमारे आज हम सारे देख रहे हैं कि केरल जो है, ये कोविड-19 की लड़ाई में सबसे आगे रहने की कोशिश किया है। क्यों होता है? जो पंचायत राज की एक व्यवस्था है, जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस की जो बात है, जिसमें हम अपने हमारे लोगों का जो सहभाग उसमें है, और जो एक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की जो बात है, ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की जो बात है, एक गिने चुने स्टेट्स जहां पर लेफ्ट आंदोलन मजबूत है, वो छोड़ करके हम देखते हैं तो पूरे देश में ये काफी वीक है, और ज्यादातर सरमाएदारों के दबाव के अंदर ये काम करता है। इसलिए मैं सोचता हूं कि डिसेंट्रलाइजेशन पावर ये भी हमारा एक अहम मुद्दा है। और जिस किस्म से हमारी अर्थव्यवस्था में किसानों का जो स्थान बनाया गया है, जिस किस्म से कारपोरेट्स के प्रॉफिट को जो प्रायोरिटी दी जाए गई है, जिस किस्म से डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ की रेजिम को यहाँ पर थोपा जा रहा है, और जिस किस्म से हमारी किसानों की और ग्रामीण मजदूरों की जो जरूरतें हैं, उस जरूरतों को नजरअंदाज किया जा रहा है, मेरे लिहाज से ये कई दिनों से ये जो बातें है ये चलते आई है। आज के दौर में फिर एक बार उभर के आई। हमको आज देख रहे हैं हम कि काफी सारे किसान जो है अपनी पैदावार खेतों में पड़ी है, लेकिन बाजार में ले जाने के लिए उसके लिए कोई साधन नहीं है। कोई लॉकडाउन की वजह से अपना माल जो है वो बेच नहीं पा रहा है। जो भी पेरिशेबल कमोडिटीज है वो भी उसमें खत्म हो रही है। आने वाली सारी इंडस्ट्री बंद होने की वजह से क्या सीड इंडस्ट्री का क्या होगा? जो जून में कपास के लिए जो सोइंग होगा, सबसे ज्यादा ड्राईलैंड फार्मिंग करने वाला कॉटन प्रोड्यूसिंग किसान है, वो हम देखते हैं कि सारी सीड इंडस्ट्री पर ये लॉकडाउन का जो असर होगा, उसके चलते हुए क्या उसको बीज अवेल हो पाएगा? और बीज के वक्त जो धांधलियां हो जाएगी, जो काला बाजार होगा, उस वक्त के लिए कोई प्रतिबंध करने के लिए क्या कोई सोच उसमें की गई है? कोई प्रोविजन की गई है? ये हम देखते हैं कि ये सरकार लोगों को बचाने की बात करती है। वो कौन से लोगों को बचाना चाहते हैं और कौन से लोगों को ऊपर जुल्म ढाना चाहते हैं, ये बात हमको एक सोचने जैसी बात जो है वो हम सोचना जरूरी है। हम जो जिस किस्म के से ये कोविड की जो बीमारी है, जिस एक वैश्विक संकट के तौर पे जो एक समस्या बनी है, उसके चलते हुए ये पूरे हमारा हमारी समस्याएं और भी जटिल बन जा रही है, और भी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। और उस समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस रास्ता जो है, वो रास्ते के लिए एक सामाजिक दबाव जो है बनाना बहुत जरूरी है, और उन बातों का जिक्र करते रहना हमारे लिए बहुत काफी जरूरी है। ये बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा।
कॉमरेड ने एक्चुअली बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा खेती का और अर्थव्यवस्था का विवरण दिया है, और उसमें बस थोड़ा सा मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स के साथ और थोड़ी सी थियरी के साथ में अपनी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन करना चाहती हूँ। पहली बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि खेती का जो हमारे टोटल जीडीपी में शेयर है वो एक्चुअली 15% से भी कम हो चुका है अभी। तो हमारे जो नेशनल इनकम है उसमें खेती का जो शेयर है वो बहुत कम हो चुका है, लेकिन जो वर्कफोर्स है, जितने लोग हैं, वो अभी भी 50% वर्कफोर्स जो है वो खेती के अंदर है। तो नेशनल इनकम में उसका शेयर कम हो गया, और अभी भी लोग बाग वहाँ पे इतने सारे हैं। इसका मैं एक थोड़ा सा थियोरेटिकल बैकग्राउंड ये देना चाहती हूँ कि जब हम मैं भी टीचर रह चुकी हूँ, जब हम बीए में बच्चों को पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हम कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। और किसी कंट्री में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो सरप्लस जो एग्रीकल्चर, पहले एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर से सरप्लस ट्रांसफर होके इंडस्ट्री में जाता है। और साथ में हम बच्चों को ये भी पढ़ाते हैं कि जब सरप्लस इंडस्ट्री में जाता है और इंडस्ट्री डेवलप होती है तो इंडस्ट्री में जॉब्स क्रिएट होती हैं, और एग्रीकल्चर का लेबर भी इंडस्ट्री में ट्रांसफर होता है। और टेक्स्ट बुक जब पढ़ाई जाती है तो बच्चे प्रश्न नहीं करते हैं, लेकिन हिस्ट्री यदि देखी जाए तो जिन जिन कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं, और वहां पे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है और सरप्लस एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में ट्रांसफर हुआ है, तो किसी भी कंट्री में हिस्ट्री में जो सरप्लस वर्कफोर्स था उसको इंडस्ट्री ने एब्सॉर्ब नहीं किया। जो डेवलप्ड कंट्रीज यूरोप के हैं, जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो वहां पे खेती का जो सरप्लस लेबर था वो सारा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड ऐसे आइलैंड में चला गया जो खाली थे और जहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे। यूरोप की कंट्रीज भी जब डेवलप हुई कैपिटलिस्ट फ्रेम में, तो एग्रीकल्चर के सरप्लस लेबर को इंडस्ट्री में एब्सॉर्ब नहीं कर पाए। और आज के दौर में जब हम थर्ड वर्ल्ड की बात करते हैं या लेट इंडस्ट्रियलाइजिंग कंट्रीज की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ सरप्लस एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में ट्रांसफर हुआ, लेकिन एग्रीकल्चर का वर्कफोर्स इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर उतनी जॉब से नहीं क्रिएट कर पाए कि एग्रीकल्चर के वर्कफोर्स को एब्सॉर्ब कर सके। और ये इंडिया का अकेले का सवाल नहीं है, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सवाल है, जहां पे कि एग्रेरियन क्वेश्चन जो होता है, मतलब कि एग्रीकल्चर के वर्कफोर्स को डेवलप्ड सेक्टर में, इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में एब्सॉर्ब किया जाए, वो संभव ही नहीं है। तो जब तक हम एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम की बात नहीं करते, जब तक हम प्लानिंग की बात नहीं करते, जब तक हम स्किल डेवलपमेंट और मैन पावर को कैसे एब्सॉर्ब करना और एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर को प्राइमरी नहीं बनाते, तब जो अवस्था हिंदुस्तान में है वो अवस्था हर लेट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, लेट कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री में होना स्वाभाविक है। इसके बाद में दूसरी चीज जो मैं थोड़ी सी कॉमरेड की बात को ही इलेबोरेट करना चाहती हूँ वो ये कि इन्होंने ये बोला कि अधिकतर लोग जो है, दो बातें इन्होंने कही। इन्होंने एक बात ये कही कि खेती से जमीन जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए, रियल एस्टेट के लिए या इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट के कब्जे में जा रही है बहुत तेजी से। तो स्टेटिस्टिक्स में थोड़ा सा देना चाहती थी जो कि सरकारी स्टेटिस्टिक्स है कि सरकार जो है हर 10 साल में ओनरशिप और ऑपरेशनल होल्डिंग्स जो लोगों के पास है उसका सर्वे करती है। और 92-93 में जब सर्वे किया तो उन्होंने बताया कि 125 मिलियन हेक्टेयर्स जमीन थी ऑपरेशनल हाउस होल्ड फार्मिंग के लिए, और ये जमीन जो 92-93 में 125 मिलियन हेक्टेयर्स थी, 2012-13 में कम होके केवल 94 मिलियन हेक्टेयर्स रह गई है। तो 30 साल के अंदर 30 मिलियन हेक्टेयर जमीन जो है वो हाउस होल्ड ऑपरेशनल होल्डिंग्स के हाथ से
नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए या कॉर्पोरेट के पास में चली गई। तो बहुत ही तेजी से जमीन जो है वो खेती करने वाले लोगों के पास से जा रही है। छीनी जा रही और 94 मिलियन हेक्टेयर जमीन जो ऑपरेशनल होल्डिंग्स के लिए है, तो टोटल होल्डिंग्स जो है इंडिया में अभी 2012-13 के अनुसार मेरे ख्याल से 101 मिलियन होल्डिंग्स है, 101 और 102 मिलियन होल्डिंग्स है। तो एवरेज लैंड जो होगा पर होल्डिंग वो लेस देन 1 हेक्टेयर होगा। लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड का मतलब है कि मार्जिनल फार्मर को जो सरकार डिफाइन करती है कि 1 हेक्टेयर से कम लैंड है वो मार्जिनल फार्मर है। मार्जिनल फार्मर उतने लैंड में इतना उत्पादन कर ही नहीं सकता कि 5 लोगों के 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। तो हमारा एवरेज लैंड पर होल्डिंग जो है वो मार्जिनल कैटेगरी में आता है। फिर दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का भी मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स देना चाहती हूँ कि रूरल एरिया में करीब 39% हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनके पास 10% नहीं सॉरी 5 to 6% हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनके पास में कुछ भी लैंड नहीं है, हाउस लैंड भी नहीं है, घर बनाने का भी लैंड नहीं है। इसके बाद में 39% हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनके पास में की फार्म लैंड नहीं है, केवल होमस्टेड लैंड है। जो 70% हाउस होल्ड्स रूरल एरिया में रहते हैं उसमें से 39 to 40% हाउस होल्ड्स के पास में कुछ भी लैंड नहीं है। उसके बाद में जिनके पास फार्म लैंड है, नेक्स्ट 30% हाउस होल्ड्स के पास में जो लैंड है उनकी एवरेज साइज है 0.2 हेक्टेयर। 0.2 हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है, तो 1 एकड़ से कम, आधा एकड़। तो 30% हाउस होल्ड जिनके पास में फार्म लैंड है उनके पास में इतना छोटा सा टुकड़ा है जमीन का जिसको कि वो फार्म लैंड कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट 18% के पास में जो लैंड है वो 0.7 हेक्टेयर एवरेज साइज है। उसके बाद में जो आते हैं स्मॉल फार्मर्स 10%, उनके पास में 1.2 हेक्टेयर एवरेज साइज है। और ये सारे कुल मिला के लैंडलेस और ये स्मॉल फार्मर्स मिला के 93% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स के पास में जमीन ही नहीं है जिसके ऊपर की वो वर्थवाइल खेती कर सके। केवल 7% हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जो कि मीडियम, सेमी मीडियम या लार्ज फार्मर की कैटेगरी में आते हैं जिनके पास में 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। ये मैं एनएसएसओ का डेटा बता रही हूँ, जिनके पास में कि इतनी जमीन है कि वो खेती करके मार्केटेबल सरप्लस बना सके। क्योंकि मैं तो जमीन का स्टैटिस्टिक्स दे रही हूँ, साथ में पानी नहीं है। कॉमरेड महाराष्ट्र से आते हैं, पता है कि 2-2 साल 3-3 साल जब सूखा पड़ा, लोगों के पास में जमीन होते हुए भी पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं उगा पा रहे हैं। दूसरे कोई रिसोर्सेज नहीं है। कॉमरेड ने क्रेडिट की बात की, आपके पास में फाइनेंस नहीं है, आप बीज के लिए पैसा नहीं ला सकते, आप खाद के लिए पैसा नहीं ला सकते। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग खेती में हैं उसमें से 40% तो लैंडलेस है जो कि एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं। फिर बहुत सारे जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी भी जमीन इतनी कम है कि वो भी मेन इनकम जो है वो वेज लेबर से लाते हैं। और बहुत ही थोड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके पास में इतनी जमीन है कि जिसको आप किसान कह सकें। तो जब आप खेती की बात और किसानी की बात कहते हैं तो आपके दिमाग में यदि कोई ऐसा पिक्चर आता है कि हरा भरा खेत है और ट्रैक्टर चल रहा है या हल चल रहा है और हार्वेस्टिंग हो रहा है, तो वो हिंदुस्तान के कृषि का सीन नहीं है। अब ये स्थिति होने के बाद में, और जैसे कॉमरेड ने डिस्क्राइब किया है कि खेती में या हिंदुस्तान के अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जिन भी लोगों ने अपनी आजीविका ढूंढी है, उनका जो इक्विलिब्रियम है आजीविका का वो इतना फ्रेजाइल है, इतना नाजुक है कि जरा से छोटे से धक्के से उनकी पूरी लाइफ जो है वो डिसरप्ट हो जाती है, पूरी लाइफ डिमोलिश हो जाती है। तो यदि किसी बार सूखा पड़ा, किसी बार वर्षा हो गई, किसी बार भाव गिर गए, किसी बार भाव चढ़ गए, तो किसान जो है वो अपने छोटे किसान जो है वो अपने कर्ज को नहीं लौटा पाएंगे।
खुदकुशी कर लेंगे और खुदकुशी करने के बाद में सारा परिवार जो है वो बेघर और आजीविका के बिना हो जाता है। वो बात हम आगे कर सकते हैं कि महिलाएं जो है कृषि में उनकी क्या स्थिति है। तो ये जब स्थिति है तो कोविड का लॉकडाउन या उसके पहले डिमोनेटाइजेशन जब किया था वो एक बड़ा झटका था जो पूरे देश में लगा। और ये लॉकडाउन भी जो है ये बड़ा झटका है जो पूरे देश में लगा और बड़ी तादाद में खेती से जुड़े हुए जिसके साथ में सारे माइग्रेंट लेबर्स, कंस्ट्रक्शन लेबर्स, अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर का लेबर जुड़ा हुआ है। इन सारे लोगों की आजीविका पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे प्रधान सेवक मोदी जी ने लगाया है और जिसका आंसर वो सोचते हैं कि केवल हाथ जोड़ करके माफी मांग के उनको मिल गया। खेती पे जो कोविड का लॉकडाउन है उसका असर यदि हम आज डिस्कस करना चाहते हैं तो उसको दो तरीके से उसके दो पहलू हैं जो मैं सोचती हूँ कि हमें देखना चाहिए। एक पहलू तो ये है कि ये जो लॉकडाउन हुआ है इससे देश की फूड सिक्योरिटी पे क्या असर पड़ेगा और दूसरा जो पहलू है कि जो लोगों की आजीविका खेती से जुड़ी हुई है उन लोगों की आजीविका पे क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देखा जाए कि ओवरऑल देश की फूड सिक्योरिटी पे इस लॉकडाउन का क्या असर पड़ेगा और ये बात शायद सरकार ने भी महसूस की है, इसलिए सेकेंड फेज ऑफ लॉकडाउन में सबसे पहले जो सेक्टर उन्होंने खोला है वो खेती का सेक्टर है जो कि उन्होंने खोल दिया। अभी रबी का क्रॉप जो है और फूड सिक्योरिटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो क्रॉप है वो है गेहूं और गेहूं के उत्पादन को अब की बार जिस भी तरह का एनवायरनमेंट मतलब मौसम का हाल था और रेनफॉल था ये सब देख करके सब लोग ये सोच रहे थे कि बम्पर क्रॉप आएगा। शायद मेरे ख्याल से 101 मिलियन टन ऐसे कुछ सोच रहे थे कि इतना आएगा क्रॉप। अभी ये गेहूं का हार्वेस्टिंग और हार्वेस्टिंग के बाद में इसका पहुंचना एफसीआई के पास में या कंज्यूमर के पास में ये सारा का सारा अनसर्टन है। हालांकि सरकार ने बोल दिया है कि हमने खोल दिया है लेकिन कुछ कुछ क्षेत्रों में तो ऑलरेडी जैसे मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से और इस तरफ तो हार्वेस्टिंग हो चुका है। और कैसे हुआ है हार्वेस्टिंग इस लॉकडाउन के बीच में, क्या लेबर मिला है और छोटे फार्मर्स ने क्या किया है और बड़े फार्मर्स ने क्या किया है मुझे मालूम नहीं है। पंजाब और हरियाणा में हार्वेस्टिंग अभी शुरू नहीं हुआ है और उसके लिए सरकार ने ये कहा है कि हार्वेस्टिंग के लिए जो भी लेबर फोर्स की जरूरत है वो लेबर फोर्स को लॉकडाउन के सेकेंड फेज ऑफ लॉकडाउन के भीतर अलाउ किया जाए। अभी मैं ये भी देख रही थी कि पंजाब और हरियाणा में हार्वेस्टिंग जो गेहूं का है वो मेरे ख्याल से 80% तक हार्वेस्टिंग कंबाइंड हार्वेस्टर से होता है मशीन से और लेबर फोर्स की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हार्वेस्टिंग के बाद में जो प्रोक्योरमेंट एफसीआई जहाँ सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट जो भी करती है वो गेहूं और चावल का पंजाब और नॉर्थ इंडिया में ही करती है। तो एफसीआई को जो प्रोक्योरमेंट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस मिली है वो ये है कि हर किसान को एक कूपन दिया जाएगा और वो कूपन के साथ में एक समय में वो 50 क्विंटल ही गेहूं ले जा करके एफसीआई को दे पाएगा। तो जो बड़े किसान हैं और पंजाब में है ऐसे बहुत सारे बड़े किसान वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पे तो 50 क्विंटल से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, अब हमें एक कूपन मिला, हम एक बार जाएंगे उसके बाद में दूसरा कूपन मिलेगा वो कितने दिन के बाद में मिलेगा और हम फिर कितने दिन बाद हमारी टर्न आएगी और हम कितने चक्कर लगाएंगे अपना सामान बार बार वहां ले जाके और हमारे को ट्रांसपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, रस्ते में हमें कोई रोकेगा या नहीं रोकेगा, इन सब बातों का क्या जवाब दें। और छोटे फार्मर्स, पंजाब का छोटा फार्मर ये कह रहा है कि पहले क्या होता था कि कंबाइन हार्वेस्टर हम लोग ग्रुप बना करके हायर कर लेते थे और सब अपना एक साथ कंट्रीब्यूट करके पेमेंट और हार्वेस्टर से कंबाइन हार्वेस्टर से अपना हार्वेस्ट कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा करना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि अब अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग कूपन अलग अलग समय के लिए मिला है तो एक साथ हम अपना अनाज ले नहीं जा सकते।
तो जब हमें अलग-अलग अनाज ले जाना है तो हम एक साथ ग्रुप बना करके कंबाइन हार्वेस्टर भी नहीं हायर कर रहे, वो हमारे लिए महँगा पड़ेगा। तो 1 एकड़ या 2 एकड़ ज़मीन वाला किसान पंजाब का जिसके पास में पानी खूब है और उसने गेहूँ उगाया है, वो कह रहा है कि लेबर तो मिल नहीं रहा, बिहार का लेबर सारा चला गया, तो हम हमारा फैमिली लेबर जो 2 दिन में हार्वेस्टिंग हो जाता था, उसके लिए हम 8 दिन, 10 दिन लगे हुए हैं, फैमिली के सारे मेंबर्स, और पता नहीं जिस दिन का कूपन मिला और जो डेट हमें मिली है उस डेट में हम पहुंचा पाएंगे या नहीं पहुंचा पाएंगे। जिनका हार्वेस्टिंग हो चुका है वो ये कहते हैं कि हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है, अनाज रखने के लिए जगह नहीं है। यदि बारिश आ गई, यदि जानवर आ गए, यदि किसी ने चोरी कर लिया, हम खुले में अनाज छोड़ेंगे, हमारा घर दूर है, हमारे घर में जगह नहीं है, हम खेत में अनाज छोड़ेंगे, तो उसको हम कैसे बचाएंगे? और ये सब करके भी यदि अनाज पहुंच जाता है एफसीआई के पास में या मंडी में, तो अनाज को पैक करने के बोरे नहीं है। अब इन्होंने जूट की फैक्ट्री शुरू की है जिससे कि बोरे तैयार हो। तो ये सारा हार्वेस्टिंग और प्रोक्योरमेंट और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन का में कितना लॉस होगा इसका अंदाजा मेरे ख्याल से अभी कोई भी नहीं लगा सकता, पर नुकसान तो होगा ही होगा। और जितना हम सोच रहे थे कि हमारे पास में बम्पर क्रॉप से फूड सिक्योरिटी बहुत उसकी चिंता की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि ऐसा मौका आए कि हमारे पास में फूड डिफिशियंसी हो, जिससे कि हम जो हमारी सबसे बड़ी पीडीएस की सर्विस है उसमें जो गरीब व्यक्ति को अनाज देते हैं वो अनाज देने के लिए अभी जो गोदाम भरे हुए हैं एफसीआई के वो खाली हो जाए और हम अनाज ना दे पाए। इसके बाद में नेक्स्ट जो खरीफ के लिए तैयारी करना है, वो कॉमरेड ने ऑलरेडी कहा कि बीज की तैयारी, बुआई की तैयारी, उस सब के लिए फाइनेंस, और सबसे बड़ी चीज है लेबर की अभी बहुत ही ज्यादा तकलीफ है पूरे एग्रीकल्चर में, क्योंकि माइग्रेंट लेबर केवल शहर में नहीं आता, माइग्रेंट लेबर बिहार से पंजाब के खेतों में जाता है, महाराष्ट्र से गुजरात जाता है, मध्य प्रदेश से जाता है। तो ये सारा का सारा लेबर जो कोविड के लॉकडाउन के से की घबराहट में अपने अपने गांव में वापस आ गया है, ये किसी भी तरीके से जाने को तैयार नहीं है। मैंने अभी एक स्टोरी पढ़ा था, क्योंकि गेहूं के साथ में बड़े किसानों के लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्वेस्टिंग है वो है शुगर केन का हार्वेस्टिंग, जिसका भी मौसम अभी है। तो मैंने ये पढ़ा कि गुजरात में जिले डांग में जहाँ पे कि ट्राइबल्स रहते हैं वो आते थे हार्वेस्टिंग के लिए, और लॉकडाउन और कोविड के चलते वो सब भाग गए। लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का माइग्रेंट लेबर है वो स्टेट बॉर्डर सील होने की वजह से नहीं भाग पाया, इसलिए उनसे जबरदस्ती हार्वेस्टिंग का काम करवाया जा रहा है। ये लोग जो है ये खेतों के किनारे रहते हैं, गांव में नहीं रहते, इनको पीडीएस की एक्सेस नहीं है, गांव वाले इनको एंट्री देने में घबराते हैं, क्योंकि एक तो ये है कि कोरोना क्या डिजीज है और कोरोना का इन्फेक्शन कैसे फैलता है, इस बारे में शायद मिडिल क्लास तो 24 घंटे पढ़ता रहता है जितना कुछ न्यूज है, लेकिन गांव वालों के बीच में एक बहुत बड़ा डर सा फैला हुआ है, और कुछ भी कोरोना होगा तो मतलब ये जानलेवा चीज है, इसको लेकर के लोग बाग जाने से घबरा रहे हैं। यदि लॉकडाउन भी हट जाए तो भी लेबर जो है वो जाने से घबरा रहा है, और ये स्थिति। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि गुजरात के शुगर फैक्ट्री जिसको कि शुगर केन का हार्वेस्टिंग चाहिए था और क्योंकि लेबर नहीं था, तो गुजरात सरकार ने उस शुगर फैक्ट्री को ये इजाजत दी कि आप ट्रक या बस ले जा करके आजू बाजू से जो लेबर भाग गया है उनको पकड़ के ले आए हार्वेस्टिंग के लिए। जो माइग्रेंट लेबर है उनको घर भेजने के लिए तो इनके पास में व्हीकल नहीं है, लेकिन यदि शुगर इंडस्ट्री को चाहिए माइग्रेंट लेबर तो उनको जबरदस्ती पकड़ के लाने के लिए उनको सेवा दी गई है कि आप बस से जाइए और कार से जाइए। तो ये कहा जाता है कि कोविड जो है वो डिफरेंशिएट नहीं करता, कास्ट का डिफरेंशिएट नहीं करता, रीजन का डिफरेंशिएट नहीं करता, रेस का डिफरेंशिएट नहीं करता, क्लास का डिफरेंशिएट नहीं करता, सब बराबर है। लेकिन कोविड से बचने के जो उपाय हैं वो हमारी क्लास रिडन, कास्ट रिडन सोसाइटी में उतना ही डिफरेंशिएट करते हैं जो कि उनका बैकग्राउंड है, बल्कि उससे ज्यादा डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस लॉकडाउन का जो असर पड़ेगा वो अलग अलग सेक्शंस पे अलग अलग तरीके से पड़ेगा, और जो हमारा सबसे कमजोर सेक्शन है जो खेती का लैंडलेस वेज लेबर है, जो माइग्रेंट लेबर है,
उस पे सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ेगा। और ये मैं कहना चाहती हूँ कि जब कोविड, अभी तो अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि बिना नोटिस दिए सरकार ने लॉकडाउन कर दिया। पहले प्लानिंग करते, देखते कि ये माइग्रेंट लेबर अपने घर पहुंच जाए और उसके बाद में लॉकडाउन करते, थोड़ा 4 दिन का समय देते। लेकिन समस्या यहाँ नहीं सुलझती है। समस्या ये है कि इनका इक्विलिब्रियम जो इतना फ्रेजाइल इक्विलिब्रियम है, उस फ्रेजाइल इक्विलिब्रियम को ताकत देना, स्ट्रेंथ देना ज़रूरी है ताकि एक शॉक को सहन करने का उनके अंदर मादा आ सके। तो मैं केवल ये कह के अपनी इस बात को खत्म करना चाहती हूँ कि कोविड के बाद में जब वापस ये इकोनॉमी चालू होगी, तो हमारे जैसे जो लोग हैं वो ये तय करें कि इस इकोनॉमी को हम वापस उसी नॉर्मल लेवल पे नहीं लाएंगे जहां से ये इस तरह से डिसरप्ट हुई थी। अब हम एक नई इकोनॉमी बनाने की कोशिश करेंगे जहां पे कि लोगों को बराबरी की सुविधा मिल सके आजीविका की, और मार्केट छोड़ के और इंपीरियलिस्ट डिजाइन्स छोड़ के मार्केट, वर्ल्ड मार्केट स्ट्रक्चर से डीलिंग करके हमें प्लानिंग की बात करना जरूरी है। और प्लानिंग में सेंटर होना चाहिए हमारे यहाँ रहने वाले लोग, जिनको कि डिग्निफाइड लाइवलीहुड देना हमारा पहला अधिकार होना चाहिए। इसके लिए हम कैसे स्ट्रगल करेंगे, ये हमें सबको अपना अपना विचार दे करके तय करना चाहिए, पर तय जरूर करना चाहिए, क्योंकि क्राइसिस का समय ऐसा होता है जब सिस्टम को बदला जा सकता है। सवाल के साथ साथ एक छोटी सी सवाल भी है और एक टिप्पणी भी है कि अभी कुछ दिनों पहले ही, हालांकि वो काफी दिनों से इस परिप्रेक्ष्य में काम कर रहे हैं, हमारे एक रंगकर्मी साथी हैं बहुत पुराने, जो एक जमाने में बहुत प्रखर मार्क्सिस्ट थे, और अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि वो मार्क्सवाद को उन्होंने तिलांजलि दे दी, लेकिन उन्होंने एक तरह से जो इकोनॉमी का नया मॉडल है, जिसको वो सैक्रेड इकोनॉमी कहते हैं और गांधीयन हो गए हैं प्रसन्ना, उन्होंने काफी पहले से हम लोगों का ध्यान आकर्षित कर रखा है कि ये जिन सवालों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस पे वो भिलाई में आए थे हमारे सम्मेलन का उद्घाटन करने, और मेरे बड़े पुराने मित्र हैं। अब तो उन्होंने टेलीफोन त्याग दिया, जब तक था तब तक मेरी काफी उनसे बातचीत होती थी। तो उन्होंने एक नया डायमेंशन ये जोड़ा है कि एक पहला डायमेंशन तो ये है कि मध्य वर्ग में अच्छे खासे बड़े रंगकर्मी थे, वो अपनी जगह छोड़ करके नीचे एक तरह से उतर करके, जिसको हम डिक्लास होना कहते हैं, डिक्लास होकर के उस कंसेप्ट के साथ जुड़ गए। तो पहली बात तो यह है जिसको हम लोगों को सोचने की, ध्यान देने की जरूरत है कि कोई भी मॉडल जब तक उसके सवाल उठाने वाले लोग उसमें जुड़ते नहीं सीधे, और जिसके ऊपर हम लोग भी बात करते रहे हैं कि जैसे इप्टा है, वो जब उसने जुड़ करके अकाल के समय 43 में जो लोग अकाल के पीड़ित थे उनके साथ जुड़ करके काम करना शुरू किया था, तो वहीं से हमारी यात्रा शुरू हुई। तो हमें विशेष रूप से इस संदर्भ में ये बात जया जी से और राजन जी से, दोनों से ये पूछनी भी है, और मैं समझता हूँ ये मेरी टिप्पणी भी है कि बिना जुड़े हुए मैं समझता हूँ बहस का कोई लाभ नहीं। जुड़ाव के लिए क्या किया जाए, ये मतलब प्रसन्ना से मैं भी अभी बहुत क्लोज कांटेक्ट में हूँ, और वो उन्होंने एक बड़ा अच्छा नाम दिया हुआ है अपने जो वहाँ पे वो बैंगलोर के पास में जिन गांव में जाकर के वो काम करते हैं, और खासकर हैंडलूम वीवर्स के साथ में काम करते हैं। तो विलेज इंडस्ट्री की जो कल्पना गांधी ने की थी, उस तरह की कुछ कल्पना उनके दिमाग में है, और उसको वो सेक्रेड इकोनॉमी कहते हैं। सेक्रेड इकोनॉमी इज small entrepreneurs economy. Sacred economy is environment friendly economy. Sacred economy is economy where human beings are in the center. और जो कॉर्पोरेट सेक्टर का अभी जो कुछ भी चल रहा है सीन,
उसको वो मॉन्स्टर इकोनॉमी कहते हैं। और वो कहते हैं मॉन्स्टर इकोनॉमी जो है ये कोविड के लॉकडाउन के दौरान ही और इसके बाद में अपने आप को रिवाइव करने की पूरी कोशिश करेगी, और स्टेट भी इसको पूरी तरीके से असिस्ट करेगा कि मॉन्स्टर इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए, जैसा कि 2008 के क्राइसिस के बाद में हुआ था कि जो बैंक्स बैंकरप्ट हो गए उन बैंक्स को सरकार ने अपनी तरफ से रिप्लेनिश करके वापस स्ट्रॉन्ग बनाया। तो मॉन्स्टर इकोनॉमी खड़ी होने की पूरी कोशिश में रहेगी और सरकार की उसको मदद रहेगी। ऐसे समय में प्रसन्ना का मैसेज है जो मैं आज यहाँ आपको देना चाहती हूँ कि हम सब लोग जुड़ करके ये तय करें कि हम मॉन्स्टर इकोनॉमी को वापस नहीं आने देंगे। अभी 22 तारीख को, आज 19 तारीख है, 3 दिन के बाद में लेनिन की 150वीं जन्मदिन है, और लेनिन की एक कहावत जो है, उनका जो कोट है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट हिस्ट्री में टेक एनी टर्न बट वी विल नॉट लूज हार्ट, बट वी विल नॉट अलाउ हिस्ट्री टू टेक एनी टर्न विदाउट आवर एक्टिव इंटरवेंशन। तो प्रसन्ना का ये कहना है कि अभी इस मॉन्स्टर इकोनॉमी को रिवाइव होने की कोशिश को रोकने के लिए हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं, और सेक्रेड इकोनॉमी को बूस्ट करने की हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं, इस बारे में सबको सोचना है। जो ग्राउंड लेवल में जुड़े हुए हैं, जिस जुड़ाव की आप बात कर रहे हैं राकेश, जो जुड़े हुए हैं उनका तो बहुत अहम रोल है, हमारे कॉमरेड का बहुत अहम रोल है क्योंकि वो गांव के साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग जो केवल कागज पत्थर पे काम करते हैं, हमारा भी इतना तो रोल है ही कि हम कुछ स्टेटिस्टिक्स इकट्ठा करके, हम कुछ प्लान्स देख करके, हम कुछ दुनिया में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उसको देख करके एक कुछ अपनी आइडियाज को दे जिनको कि इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो हर व्यक्ति अपने अपने लेवल में यदि कन्विंस्ड है कि हमें एक नई इकोनॉमी बनाना है या हमें ट्राई करना है कम से कम अपनी पूरी ताकत लगा के, तो अपने अपने लेवल पे हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं सोचती हूँ। हाँ, मैं इसी सिलसिले में मैं दो बातें जोड़ना चाहूंगा। एक तो सबसे पहली बात जो है, जिस किस्म का हमारा डेवलपमेंट मॉडल है, वो मॉडल को चलते हुए एक कोविड-19 ने उसके बारे में ही एक बड़ा सवाल पैदा हो चुका है। मतलब मजाक में मेरे एक दोस्त ने कहा, जो असीमोव ने सारी साइंस फिक्शंस लिखी, उसमें भी इस किस्म का कोई दौर चलेगा कोविड-19 जैसा, इसका जिक्र नहीं किया है। उसकी एक किताब में 50 पूरी दुनिया 50 मेट्रोज में कॉन्सेंट्रेट हो चुकी है। तो इस तरीके से मेट्रो बेस्ड एक इकोनॉमी का और मॉडल जिस तरीके से हम ला रहे हैं वो हमारा सस्टेनेबल नहीं है। और हमारे देश की जो जरूरतें हम देखते हैं, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, हमारे पास एनर्जी और रिसोर्सेस, इसकी हमारी उपलब्धता है क्या, कि जिस तरीके से हमारा सारा डेवलपमेंट एक अमेरिकन लाइफस्टाइल के तरफ ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग और कैपिटल इंटेंसिव किस्म का ढोने की हम कोशिश करते हैं। उसमें ये बात बिल्कुल सही है कि एक एनवायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारी जरूरत है, और हमारे सामने और दूसरा विकल्प नहीं है। जिस तरीके से जिस किस्म की मॉन्स्टर इकोनॉमी की आप बात करते हैं, वो हमारे देश जैसे भारत देश के लिए वो सस्टेनेबल नहीं रह सकती है। पूरे हिंदुस्तान को सोशली और इकोनॉमिकली तबाह करने जैसी बात जो है वो कर रही है। हमें ये देखना है कि हमारी जो जरूरतें हैं, उस जरूरतों को सही मायने में आका जा रहा है क्या। पहले से सारे शहर जो है उसमें इस किस्म का आबादी बढ़ाओ, लोक संख्या बढ़ाओ, और फिर कह दो कि अभी मेट्रो की जरूरत है, अभी फास्ट ट्रेन की जरूरत है। तो ये जरूरतें भी हमारे ऊपर थोपी जा रही है, उसके बारे में हमको सोचना जरूरी है। और उसमें हम कई सारे लोग जो बात एक रूरबन स्टाइल का मॉडल की जो बात करते हैं, उस किस्म का हमारा डेवलपमेंट का पाथ के बारे में काफी सारे प्लूरैलिटी उसमें होना चाहिए। डेवलपमेंट का कोई एक पैटर्न रहेगा, ये बात जो है इससे हमको टकराव लेकर के एक प्लूरल
पाथ जो है, अलग अलग किस्म के डेवलपमेंट पाथ जो है, उसके लिए एक सामाजिक चेतना और दबाव की जो बात है, उसके लिए एक मौका है। और इसमें हमने इसके बारे में वो मुद्दा बहस में हमने आगे जरूर रखना चाहिए। नए जो सारे डेवलपमेंट की जो बात होती है, उसमें हमारे जो सस्टेनेबिलिटी और उसके लेकर के ये सारे मुद्दे जो है, इकोनॉमी से लेकर के सारे मुद्दे हमको आगे रखना जरूरी है। जया मेहता ने जो बात किया था प्रोक्योरमेंट का, सबसे पहले उसमें एक दो बातें मैं उससे जोड़ना चाहूंगा। एफसीआई को डिसमेंटल करने का कोशिश किया जाए। हमारी सरकार ने बजट में 1,40,000 करोड़ से ज्यादा रुपया जो है डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए आने की बात जो की, और ऐसे वक्त में ये बात देख सकते हैं कि ये एक बड़ा टकराव जो है हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। सरकार ये कोशिश करेगा, और जिस तरीके से WTO में कमिटमेंट दिया है, 10% से ज्यादा पब्लिक परचेस जो है वो नहीं करेगा। ये भी एक खतरा है। तो हमारी फूड सिक्योरिटी एक बड़ा सवाल, खतरा उसके लिए बना है। नहीं, इस पे तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो कॉमरेड कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी आप कॉमरेड बुलाइए, जया मेहता मत कहिए। जो कॉमरेड कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एफसीआई को खत्म करने का प्लान हमारी सरकार का था, लेकिन ये कोविड की इमरजेंसी में एक बात समझ में आई है कि प्लानिंग की जरूरत है और पब्लिक इंटरवेंशन की जरूरत है। तो जो पीडीएस और एफसीआई को खत्म करने की बात कर रहे थे, अभी सरकार को भी ये समझ में आया है कि बिना एफसीआई और बिना पीडीएस के पूरा केओस हो जाएगा कंट्री में, सोसाइटी में। इसलिए वो भी अभी कह रहे हैं कि पीडीएस इंडिपेंडेंट ऑफ ये गरीबी वाले कार्ड और नई गरीबी वाले कार्ड, उन सबके छोड़ करके पीडीएस से हम अनाज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये कह रहे हैं कि एफसीआई से प्रोक्योरमेंट होगा, क्योंकि मार्केट से प्रोक्योरमेंट होने की अभी बिल्कुल भी संभावना नहीं है। तो ऐसे समय में जब जब इस मार्केट इकोनॉमी पे क्राइसिस आया है, दे हैव टू गेट बैक टू पब्लिक सेक्टर, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो। एंड व्हेन दे आर कंपेल्ड टू गेट बैक टू पब्लिक सेक्टर, ये अपॉर्चुनिटी हमें कैच करना है कि अब हम पब्लिक सेक्टर, अभी आपने लिया, रिजॉर्ट किया पब्लिक सेक्टर को, अब यही रहेगा सेंटर में, अब हम आपको वापस मार्केट में नहीं जाने देंगे। ये हेल्थ सेक्टर में करने की जरूरत है, ये एग्रीकल्चर में करने की जरूरत है, और जैसे कॉमरेड कह रहे थे, ये एजुकेशन में भी करने की जरूरत है। दूसरी चीज जो कॉमरेड ने कही कि प्लूरलिटी होना चाहिए। नेचुरली डेवलपमेंट पैटर्न में लोगों का अलग अलग कल्चर है, अलग अलग ट्रेडिशंस है, और इट शुड ऑल बी एकोमोडेटेड, लेकिन फिर भी सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए। और वो दो सेंट्रल पॉइंट मैं सोचती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो large scale participation of people in planning what is to be produced and how it is to be consumed, और दूसरा collective economic base, collective ownership of resources, चाहे वो कोऑपरेटिव के फॉर्म्स में करना चाह रहे हैं या कोई और तरीके से करना चाह रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल ओनरशिप में इतने सारे गरीब किसान किसी भी तरीके से, चाहे आप उन्हें एमएसपी दे, जो भी करें, वो अपने आप को वायबल नहीं बना सकते। तो जरूरी है कि लेबर कलेक्टिव्स बने, और जरूरी है कि फार्मर्स कोऑपरेटिव्स बने। और दूसरी चीज जो कॉमरेड कह रहे थे कि जो सबके दिमाग में एक अहम बात होगी कि इतना पावरफुल कॉर्पोरेट है, इतनी पावरफुल स्टेट है, तो हमारी ताकत क्या है? हमारी ताकत हमारे लोग हैं, क्योंकि 93% लोग जो हैं वो इस डेवलपमेंट मॉडल में मार्जिनलाइज हो चुके हैं। यदि 93% लोग मार्जिनलाइज हुए हैं, तो उनका यदि कलेक्टिव इकोनॉमिक बेस और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को हम ऑप्टिमिस्टिकली देखें, तो हमारे पास ताकत है कि हम क्रांति की बात करें, हम ऑल्टरनेटिव की बात करें। और एग्रीकल्चर में जो मैंने बताया कि इतने सारे फार्मर्स हैं, 93% फार्मर्स लैंडलेस और बहुत स्मॉल फार्मर्स हैं, लेकिन ये जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं, इनके पास में अभी 53% ऑफ टोटल लैंड है। 7% जो रिच फार्मर्स है, उनके पास में केवल 47% लैंड है। तो यदि ये एक हो जाते हैं, कोऑपरेटिव बनाते हैं, फेडरेट करते हैं,
तो पूरा प्रोडक्शन पैटर्न, कंजम्पशन पैटर्न चेंज करने की कैपेसिटी एग्रीकल्चर के गरीब किसानों के पास है। सबसे पहली बात जो है, ये जिस किस्म का पूंजीवाद आज के दौर में चल रहा है, फाइनेंस एंड मोनोपोली कैपिटल, इसमें जो है छोटे किसानों का बर्बाद होना तय है। यही तो असली टकराव है, इंपीरियलिज्म अगेंस्ट पीजेंट्री। ये जो है, ये सारी बातें, ये फोर फ्रंट पे आया हुआ मुद्दा है। उस लिए जो है, जो फाइनेंस सेक्टर में जो बदलाव हो रहे, वो किसानों के पूरी तरह से विरोध में है और किसानों की लूट को ज्यादा तेजी से करने वाले हैं। जिस किस्म के कमोडिटी एक्सचेंजेस में क्रय वस्तुओं का चयन विक्रय की जो और बाजार की जो जिस किस्म की व्यवस्था नई बनाई जा रही है, उसी में भी जो है, जो छोटा किसान जो है वो खत्म हो रहा है। उसकी सारी इनपुट की जो सारी जरूरतें हैं, उससे भी वो तोड़ा जा रहा है और उस पर सुपर प्रॉफिट्स खिलाकर ये बात ला जा रही है। एक दूसरी बात जो है, ये छोटा किसान जो है उसको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नया मॉडल की तरफ ले जाने की जरूरत है। हमारे पास आज का जो उपलब्ध पानी से लेकर पानी, जमीन और ह्यूमन लेबर, इसका एक कोऑर्डिनेशन करके और कलेक्टिव एफर्ट्स से ये एक डेवलपमेंट पैटर्न में नया बदलाव हम कर सकते हैं। पीपल्स प्लानिंग का पाथ जो है वो इसमें काफी बदलाव ला सकता है। ये मेरा मुद्दा उसमें। मैं कह रही थी कि बाकी सेक्टर्स में लेबर के पास में थोड़ा सा भी रिसोर्स बेस नहीं होता, लेकिन एग्रीकल्चर में रिसोर्स बेस है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स के पास में टोटल 53% ऑफ लैंड है। तो यदि हम कोऑपरेटिव्स की बात करें और यदि फार्मर्स को मोबिलाइज करके उनको ये कन्विंस कर सके कि कोऑपरेटिव्स में वो पहले से ज़्यादा अच्छी स्थिति में आएंगे, इट इज़ अ फीजिबल प्रोग्राम एंड डिजायरेबल, तो यहाँ से शुरुआत करना सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से सही रहेगा कि एग्रीकल्चर में कोऑपरेटिव्स बनाए जाए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के, और वो कोऑपरेटिव्स फेडरेट किए जाए एट विलेज लेवल, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट स्टेट लेवल। और इस तरह का एग्जांपल, क्योंकि मैं अभी केरला की इकोनॉमी को बहुत डिटेल में पढ़ रही हूँ, तो केरला का जो कुटुंबश्री का स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर यही है कि वहाँ पे उन्होंने 4 मिलियन विमेन का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको नेबरहुड ग्रुप्स कहते हैं, बनाए हैं। और छोटे छोटे ग्रुप्स में करीब 2 लाख से ज्यादा औरतें जो हैं वो फार्मिंग के अंदर गई हैं। दे डोंट हैव लैंड, लेकिन कलेक्टिवली यदि वो लीज करती हैं लैंड, तो कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ दैट लीज्ड लैंड वो उनके जहन में बहुत गहरा उतरा हुआ है, और उससे उनका पूरा वर्ल्ड व्यू चेंज हुआ है। और फिर छोटे छोटे लीज्ड फार्म्स जो है उनको फेडरेट करके एट विलेज लेवल, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड देन एट स्टेट लेवल, कुटुंबश्री हैज मेड अ बिग इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर इन केरला। तो मैं सोचती हूँ, मुझे बहुत कुटुंबश्री पढ़ के, कुटुंबश्री के सारा स्टडी करके मुझे बहुत आशा है कि यदि फार्मर्स के कलेक्टिव्स बने, और मैंने पहले कहा था कि विमेन की बात मैं बाद में करना चाहूंगी। विमेन जो है वो कलेक्टिव्स के लिए ज्यादा जल्दी तैयार होते हैं, क्योंकि एक तो ये है कि उनके पास में लैंड ओनरशिप वैसे ही नहीं रहती, तो उनके पास में एक इंडिविजुअल ओनरशिप की जो कॉन्शियसनेस है वो नहीं रहती, इसलिए वो कलेक्टिव ओनरशिप के लिए कंपेयर टू मेन ज्यादा जल्दी तैयार होते हैं। दूसरा, विमेन के अंदर रेजिलियंस बहुत ज्यादा है टू पुट अप विथ हार्डशिप्स एंड नॉट टू गिव अप। तो ये केरला के विमेन ने जो करके दिखाया है, मैं सोचती हूँ ये नहीं है कि हर स्टेट में विमेन का वही मॉडल रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि एग्रीकल्चर में विमेन का जो रोल है वो एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, और वो अभी एक बहुत ही क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँगी कि जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे आए हैं, अभी लेटेस्ट सर्वे जो 17-18 का आया है, जिसमें कह रहे हैं कि 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, उस सर्वे में, और उसके पहले वाला जो सर्वे आया था 2000 मेरे ख्याल से 2010-11 का,
तो 2004-5 में जो सर्वे था उसके कंपैरिजन में 2010-11 में हमने ये पाया कि रूरल women workers, 20 million rural women workers have withdrawn from the workforce altogether. उस 2004-5 से 2010-11 तक, और 2010-11 से 2017-18 तक फिर से एडिशनल 20 मिलियन विमेन, मतलब 2 करोड़ औरतें जो हैं रूरल एरिया में, उन्होंने लेबर फोर्स से विड्रॉ कर लिया है। तो एग्रीकल्चर में जो भी अभी जॉब नहीं मिल रहा है, वेज वर्क नहीं मिल रहा है, या किसानों के पास में वायबल खेती के वो नहीं है, उसका सबसे बड़ा शिकार जो हो रही है वो विमेन जो है एग्रीकल्चर में, वो हो रही है। और इतनी बड़ी मात्रा में 20 मिलियन तब और 20 मिलियन अभी 4-5 साल के भीतर यदि वो इतने बड़े-बड़े मात्रा में विड्रॉ हो रही है लेबर फोर्स से, तो ये रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर इन रूरल इंडिया इज a big potential revolutionary force, जिनको कि हमें जाकर के यदि हम उनसे बात कर सके, कॉमरेड ज्यादा जानते होंगे कि गांव में कैसे जाके कौन बात करेगा, पर एक प्लान बनाने की बहुत जरूरत है टू ask for collectives to give women some priority in Indian agriculture and let them play the vanguard role in really changing the land labor institution in India, which is required, otherwise the crisis cannot get over. जया जी के इस राय से मैं सहमत हूँ, और यही बात है कोऑपरेटिव्स का रीऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है। कोऑपरेटिव एंड कलेक्टिव इज द ओनली वे। और उसमें यही भी बात है कि महिलाओं का रोल जो है खेती में, करीब 70% से ज्यादा खेती का काम जो है वो महिलाएं करती है। कॉटन बोइंग से लेकर कॉटन प्लकिंग तक सारे आप रोजगार अगर देखेंगे तो उसमें महिलाओं का रोल ज्यादा है, और उनको ही पार्टिसिपेशन लेकर के कि हम फार्मर्स कोऑपरेटिव एंड कलेक्टिव की तरफ जा सकते हैं। कुटुंबश्री का एक्सपीरियंस जो है ये काफी सक्सेसफुल और एक अच्छा मॉडल जो है वो कुटुंबश्री से उभर रहा है। हमें और भी अलग अलग तरीके से जो है उसको एम्पावर करने की और नए नए प्रयोग इस क्षेत्र में करने की हमें जरूरत है। कोविड को वजह बनाते हुए गवर्नमेंट 12 घंटे का वर्किंग आवर्स करने जा रही है, क्या ये सही है? ये सही मतलब है। मैं जो मेरा जो कहना है, जिस किस्म का ये सरकार ये कोविड-19 का इशू को जिस तरीके से हैंडल कर रही है, ये तो शोषण और एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ावा देने का पूरा रोल करेगी, कोशिश करेगी, और उनके क्लास के इंटरेस्ट जो है वो सबसे पहले प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी। और यही संघर्ष जो है उसके बारे में संघर्ष करते वक्त जो है लोगों की आवाज उठाना, इसको फिर एक बार जो है वो देशद्रोह कहलाया जाएगा। ये दौर चलता रहेगा, हमको लड़ना पड़ेगा। एक और सवाल है जया जी, आप जो बोल रही थी कि 50 टन टोकन के लिए फिक्स कर दिया है कि अनाज उतना ही आप दे सकते हैं, तो क्या ये भी आप जो बोल रहे थे कि जो छोटे छोटे किसान हैं जो मिल करके कलेक्टिव हार्वेस्टिंग कर लेते थे, तो क्या ये भी तोड़ने के पीछे गवर्नमेंट का कोई इस तरीके का मंशा है, या फिर किसी मजबूरी के तहत वो उस तरीके से उतना ही टोकन, उतना ही सामान ले रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से अभी तो सरकार का ये मतलब सरकार ये समझ गई है कि यदि लॉकडाउन को रिलैक्स करके कम से कम इसेंशियल कमोडिटीज का जो सप्लाई चेन है उसको रेस्टोर नहीं किया जाए तो इकोनॉमी विल ब्रेक डाउन। तो वो रेस्टोर करना चाह रही है और साथ में वो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग के चलते वो ये कह रहे हैं कि एक समय में एक ही आदमी आएगा और फिर सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, इसलिए केवल 50 क्विंटल ही हम लेंगे एक समय में, नहीं तो फिर एक व्यक्ति ही सारा लेता जाएगा समय, तो फिर बाकी लोगों को समय नहीं मिलेगा। इस तरह का कुछ इनका प्लानिंग है। उसका फॉल आउट ये हो रहा है कि छोटा किसान जो है वो उस तरह का कलेक्टिव एफर्ट जो पहले करता था वो नहीं कर पा रहा है। मुझे नहीं मालूम कि वो डेलिबरेटली ऐसा करना चाह रहे हैं, मैं ऐसा अभी नहीं कहना चाहूंगी, पर फॉल आउट ये है। नहीं, मेरा सवाल बस ये था कि
कोविड के बाद में तो पूरी दुनिया में शायद बहुत सारी चेंजेस आएंगे इकोनॉमिक सिस्टम में, तो उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा इंडियन इकोनॉमी पे भी और एग्रीकल्चरल सेक्टर पे भी इन पर्टिकुलर? नहीं, मतलब कोविड के बाद में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अमेरिकन एम्पायर जो है वो डिसमेंटल होगा, ऐसा हमारा आशा है। और यदि उस तरह से अमेरिकन एम्पायर का शिकंजा इंडियन इकोनॉमी पे और इंडियन स्टेट पे किसी भी तरीके से थोड़ा भी ढीला पड़ता है, तो उस अपॉर्चुनिटी को लेकर के इंडियन एग्रीकल्चर के लिए और पूरी इंडियन इकोनॉमी के लिए यदि हम प्लानिंग, और ये एक्चुअली होने वाला है कि कोविड के बाद में फिर से नेशनल इकोनॉमी की बात, जो कि 30s के रिसेशन के बाद में आई थी, बॉर्डर सील करने की बात, ऐसे फ्री ट्रेड को रोकने की बात, ये अपने आप ही कंट्रीज करेंगे और ट्रम्प पहले से ही कर रहा था। तो इंडिया को डीलिंग करना चाहिए वर्ल्ड कैपिटलिस्ट मार्केट से जहां तक संभव हो, और डीलिंग करना इसलिए फीजिबल भी है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हमारे पास में लेबर फोर्स और नेचुरल रिसोर्सेज इतने हैं कि हम अपने आप डीलिंग करके अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके। और डीलिंग करने के बाद में हमें दूसरे अफ्रीकन, एशियन, डेवलपिंग नेशंस के साथ में नए लिंकेजेस बनाने होंगे जो कि एक नए वर्ल्ड की आधार होगी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि उस बारे में जो कलेक्टिवाइजेशन की बात है और किसी भी खेती के संकट से किसी भी दौर में, या खेती के ही नहीं, मैं समझता हूँ किसी भी तरह के आर्थिक या सामाजिक संकट से, या जिस तरह का कोविड-19 का संकट है, महामारी के संकट से निपटने में सबसे कारगर उपाय आज तक अगर कोई साबित हुआ है तो वो कलेक्टिवाइजेशन, एक कलेक्टिव अप्रोच है। और वो कलेक्टिव अप्रोच को अगर हम खेती के भीतर शामिल करने की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसके भीतर निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे, जैसे कुर्मश्री की अभी बात की, उसी तरह से जो भी समाजवादी प्रयोग हुए जिन भी देशों में, उन देशों में किस तरह से कलेक्टिवाइजेशन किया गया है। तो ये तो एक, मैं इस बात को इंटरवीन करना चाहता था धरती के लाल को याद करते हुए कि हम इप्टा की उस परंपरा के वाहक हैं जहाँ पर कि इस सवाल पर बहुत पहले, आज से 70 साल से ऊपर समय हो गया होगा, 1946 में फिल्म बनी थी वो, तब इस सवाल को केंद्र में रख करके इप्टा की जो फिल्म बनी थी वो एक महत्वपूर्ण चीज थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि हर मीटिंग में एक बात होती है, और वो बात होती है कि हमें सोचना चाहिए या सोचा जाना चाहिए इस पर, इसके उपायों के बारे में। और वो मैं समझता हूँ कि जब मीटिंग हो रही है तो फिर आगे थोड़ी सोचा जाना है, अभी सोचा जाना चाहिए, आज सोचिए। तो उस मेरे सोच के तहत मुझे लगता है कि एज ए कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इप्टा को क्या करना चाहिए, इप्टा को लोगों के बीच में आज के दौर में जाकर के, जब संकट का दौर है, तब कलेक्टिव अप्रोच अपनाने की बात या उस संस्कृति को बढ़ावा देने की मानसिक जमीन तैयार करनी चाहिए। आज अगर हम मजदूरों के बीच में किसी भी तरह पहुंच पाते हैं, यानी अपनी छोटी छोटी 1 मिनट की क्लिप्स के जरिए पहुंच पाते हैं, तो वो एक काम है जो हम लोगों की मानसिकता को प्रिपेयर करने का काम करेंगे। और वो मेरे ख्याल से इप्टा के अनेक अलग अलग जो इकाइयाँ हैं, उनमें से अनेक इकाइयाँ इस तरह का काम कर भी रही हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग इंदौर में हैं और ये देख रहे हैं कि एक तरफ जैसे जया ने इस बात को कहा कि महामारी का भी एक क्लास बेस्ड अप्रोच के साथ में उसके इलाज को देखना पड़ेगा। ठीक वैसे ही हम ये भी देख रहे हैं कि महामारी का भी एक सांप्रदायिकरण किया जा रहा है। तो वो जो लड़ाइयाँ हमारी इस कोविड के आने के पहले की थी, हम संप्रदायवाद से लड़ रहे थे, हम पूंजीवाद से लड़ रहे थे, हम मजदूरों के हक के लिए बात कर रहे थे, वो लड़ाइयाँ तो इस दौर में भी जारी हैं। और वो हम घर के भीतर से रहते हुए कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने एक नोट शेयर किया भी था, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, और बहुत सारे साथी उससे कहीं आगे जाकर के भी काम कर रहे हैं। और तीसरी आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एक बड़ा, मतलब राजन क्षीरसागर जी को मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अपने भाव शेयर करना चाहता हूँ कि एक बड़ी गलती
जो खेती के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन, खास तौर से किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन जैसे संगठन हैं, वो एक चूक कह सकते हैं कि शायद वहाँ हुई कि देश का सबसे बड़ा एक संगठन मजदूरों का, खेत मजदूरों का संगठन बन सकता था मनरेगा के जो लोग थे, अगर उनको इकट्ठा किया गया होता। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। जहाँ पर भी मनरेगा के लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की है, हमारे आसपास बड़वानी पहला क्षेत्र था मध्य प्रदेश में, जहाँ पर के मनरेगा के वेजेस, अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस दिलवाने के लिए संघर्ष हुआ और हज़ारों लोग उसमें साथ में और वो जुड़े। तो वो इस पर अगर ध्यान नहीं दिया जाने की एक जो पुरानी चूक थी, उसे शायद अभी के वक्त में जो कोविड-19 के दौरान जो जिसको माइग्रेंट लेबर कहा जा रहा है, मैं तो उसको माइग्रेंट लेबर नहीं कहना चाहता हूँ। माइग्रेंट लेबर का क्या आशय है? वो लेबर है और हर जगह के उस लेबर को जो परेशानियों से जूझ रहा है, चाहे वो अपने घर में बैठा हुआ हो या किसी दूसरे शहर में फंसा हुआ हो, उन लोगों को हम किसी तरह से भी अप्रोच करके किसी तरह भी मदद कर सकते हैं। यानी अभी इस मीटिंग के ठीक पहले जबलपुर में फंसे हुए 6 झारखंडी मजदूरों का एक संदेशा वाया महाराष्ट्र घूम करके मेरे पास आया कि हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, और वो मेरे पास फॉरवर्ड होकर के आया। मैंने जबलपुर के किसी कॉमरेड को फ़ोन करके कहा, उन्होंने उनको खाना पहुँचा दिया। ये जो वक्त है, मेरे ख्याल से इस वक्त की ये कनेक्टिविटी आगे बहुत काम में आने वाली है, और इसको बहुत स्ट्रॉन्गली, इसको केवल चैरिटी की तरह से नहीं करना चाहिए कि हमने किसी को कोई मदद कर दी। उनका नाम, पता, फ़ोन नंबर, उनकी बात तक की खैर खबर लेते रहना, उनको जोड़े रखना अपने साथ में, ये एक डेटाबेस बनाना, जिन लोगों के लिए भी हम थोड़ा बहुत कुछ मदद करने जैसा कोई काम कर पा रहे हैं, जो अपनी ड्यूटी समझ करके, उनका एक डेटाबेस रखना और उनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बाद में फॉलो अप करना, ये एक काम मैं समझता हूँ हमारे संगठन को विस्तृत करने में, हमारे नजरिए को विस्तृत करने में मददगार साबित होगा। शुक्रिया, मैं इतनी ही बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल। शुक्रिया विनीत। हेलो। हाँ बिल्कुल। विनीत जो है, आपने जो मुद्दा रखा, विनीत आपने जो मुद्दा रखा है वो सही है। मनरेगा का मुद्दा जो है वो अहम है। हालांकि हो ये रहा है कि यूपीए 1 का जो सारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो फिर से जो है वो इस संकट के दौर में फिर एक बार हावी हो रहा है। मनरेगा का जो रोल है वो मुद्दा पहले दिन से हमने उठाया है, और मनरेगा एक यही रोल जो है कर सकता है। उस पर काम करने वाले सारे लोगों को संगठित करने के लिए काफी सारे प्रयासों की आवश्यकता है, और जितना हमने कोशिश करना चाहिए था उसमें हम कम गिर रहे हैं, ये बात भी सही है। आपका मतलब जो जायद टीका है वो हम उसका स्वीकार करते हैं। हमारे संगठन में वो तब्दीली और दुरुस्ती लाना, उसको तेज तर्रार बनाना, ये बहुत अहम बात है। दूसरा मुद्दा मुझे सजेस्ट करना था कि इप्टा ने जो है कुछ कंटेंट जो है, अच्छा कंटेंट लोगों के सामने जो है, ये क्योंकि मैं ये बात देखता हूं कि आज जो एक मिडिल क्लास और बाकी लोगों में जो एक झटका भी बैठा है, और क्योंकि ये जो हमारे देश का करोड़ों की तादाद में रहा हुआ ये मजदूर, इसकी जिंदगी कैसे है, इसके जिंदगी के बारे में ही भी पता नहीं है। हमारे समाज के बाकी सारे हिस्सों को उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, और वो खुद भी जो है वो उसके बारे में बहुत कम अहमियत देता है। तो ऐसे वक्त में कोई अच्छा कंटेंट, और जिस तरीके से इसको कम्युनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, उसमें एक अच्छा कंटेंट इप्टा दे सकता है, और वो कंटेंट को लेकर के जो है मासेस में जाना कोई मतलब अच्छी बात होगी, प्रभावशाली बात जो है वो हो सकती है। तीसरा जो है, जो संगठन को एक चुस्त दुरुस्त बनाना, और हमारी सारी जो प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज जो है वो इस एक तेजी से समाज के अंदर दौड़े और दबाव पैदा करे कि वो इस दौर में जो बचाना है, तो हमारे सही मायने में मानवता और हमारा टॉयलिंग मास, इनको बचाने के लिए जो रोल और इंटरवेंशन है वो हर जगह पर जो है हमको करना जरूरी है।
सवेरे मैंने सारे आईटी वालों से बात करने की कोशिश किया, भाई एनआरईजीए का डिमांड जो है, हर गांव के मजदूरों का डिमांड, जो कंप्यूटर पे बैठे वाले हैं, हम सब लोग जो है वो सही तरीके से वो साइट पे रजिस्टर करें और उसकी तो मदद आप कम से कम करो। और 100 लोग अगर है तो महाराष्ट्र के 27,000 गांव में भी ये चलाना कोई मुश्किल बात नहीं है। ऐसे कोई नए तरह के भी जो है हमको ढूंढना पड़ेगा। जोशी अधिकारी इंस्टीट्यूट का भी सहभाग है। तो एक तो चीज ये मैं बताना चाह रही थी कि कुटुंबश्री के ऊपर हम लोगों ने जो काम किया है उसकी किताब जल्दी ही, ये लॉकडाउन की वजह से रह गई, नहीं तो शायद इसी महीने में वो किताब छप के आ जाती। और चाहती थी कि उसका ट्रांसलेशन होता ताकि कुटुंबश्री का जो मॉडल है वो हम पहुंचा सकते दूसरे प्रांतों में भी। और उस ट्रांसलेशन के लिए जो भी सहयोग विनोद से भी मैं पूछना चाहती हूँ मिलेगा, तो हम प्रांतों में और खेती में काम करने वाले लोगों के पास में वो मॉडल तो पहुंचाए कि क्या हुआ है केरला में। दूसरा ये कि अभी भी जोशी अधिकारी की तरफ से हम लोगों का ये प्लान है 3 स्टेट्स में, महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश में, कि हम कुछ जो कार्यकर्ता हैं महाराष्ट्र में और बिहार में खासकर और मध्य प्रदेश में भी, उनके लिए एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाए कि कोऑपरेटिव्स किस तरीके से, सरकार की तरफ से क्या प्रोविजन है, कोऑपरेटिव्स कैसे हो सकते हैं, और कुछ गांवों में जाकर के देखें कि इस तरह का संभावना है या नहीं है, और इस कोऑपरेटिव की आइडिया को आगे बढ़ाया जाए और उसको बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हमारे कुछ कॉमरेड्स को तैयार करके, जो कि इस बात से कन्विंस होंगे कि कोऑपरेटिव एक सॉल्यूशन है, उनको तैयार करके गाँव के पास में भेजा जाए और उसको आगे काम बढ़ाया जाए। ये भी हम लोगों का अभी फ्यूचर का काम है। और इस कोविड के दौरान जो एग्रीकल्चर सेक्टर में और माइग्रेंट लेबरर्स के साथ में इंडिविजुअली बहुत सारे एनेक्डोट्स जो हैं, जो कि पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया परी में बहुत ही खूबसूरत तरीके से आए हैं, जोशी अधिकारी भी उसमें जुड़ना चाहेगी और अपनी तरफ से जो भी चीज़ें हमें मिलेंगी उसको हम डॉक्यूमेंट करना चाहेंगे, ताकि ये सहयोग बने इफ्ता का कि इन चीज़ों को, इन स्टोरीज को लेकर के वो आगे कैंपेन कर सके। और विनीत जो धरती के लाल की बात कर रहा था, उसमें एक चीज, मुझे एक सीन याद है कि जब बलराज साहनी अपने पिताजी से कहते हैं कि हमारा जो फेमीन है, हमारा जो अकाल है, उसकी बात अब इप्टा का नाम तो नहीं लेता, पर अब सारे देश में पहुंच गई है, लोगों ने सब देशों में हमारी कहानी कही है। तो ये जो माइग्रेंट लेबर्स हैं और इनकी जो तकलीफें हैं और इनकी जो कठिनाइयां हैं, हम इनके बारे में सोचते हैं और हम इनके साथ हैं। इसको कहने के लिए प्रसन्ना ने कहा था 10 तारीख को सब लोग उपवास करेंगे, ये जानने के लिए कि भूख का क्या मतलब होता है। लेकिन शायद उन लोगों, जिन लोगों की सॉलिडारिटी में हमने उपवास किया, उन लोगों तक ये बात अभी तक पहुंच नहीं पाई है कि हम उनके साथ में सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो ये इफ्ता का एक बहुत बड़ा रोल है कि वहां तक बात पहुंचाए कि वो अकेले नहीं है, उनकी कठिनाइयों में और उनकी तकलीफों में उनके साथ हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले मैं इफ्ता की ओर से, इफ्ता की राष्ट्रीय समिति की ओर से आज हमारे जो दो साथियों ने, राजन जी ने और जया जी ने, जो एक सार्थक बात की आज के परिप्रेक्ष्य में, जो एग्रेरियन इकोनॉमी का और साथ साथ जो एक नया परिदृश्य पैदा हुआ है कोविड-19 के बाद, जो विस्थापित मजदूरों का, उसके संदर्भ में जो पेशकश की, जो बातचीत की, और हमारे साथियों ने जो उसमें हिस्सेदारी की, कई सवाल हुए, विनीत ने भी उसमें कुछ टिप्पणियां की। मैंने पहले ही अपने शुरुआती दौर में, और हम ये लगातार, हम लोग इफ्ता की राष्ट्रीय समिति बार बार इसको दोहराती आई है कि चूंकि इफ्ता का गठन ही 1943 में लगभग इसी परिस्थितियों में हुआ था, बंगाल के अकाल के समय, और देखा जाए तो उसका ये बड़ा स्वरूप है कोविड-19, वो भी मैन मेड था, और मैं इसको भी मैन मेड ही मानता हूँ कोविड-19 को, क्योंकि जो पूरा
ये एक नेचर के साथ आदमी को उससे लड़ते हुए उसके साथ जो उसका कोई एग्जिस्टेंस है, जो उसके साथ उसका सामंजस्य है, उसको कहीं ना कहीं पूरी प्रोसेस ने, डेवलपमेंट के प्रोसेस ने उसको तोड़ा है। और उसका ये उस गतिरोध का ही एक परिणाम ये तरह तरह की चीजें हैं। बहुत सारे लोग इस पर बहस कर रहे हैं, आगे भी इस पर बहस होती रहेगी, लेकिन फिर भी ये बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने है कि पूरी आर्थिक गतिविधियों में जो कुछ थोड़ी बहुत भी हलचल है, वो हलचल अभी ग्रामीण क्षेत्र में ही है। किसान अपना अनाज, फसलें अपनी काट रहे हैं, निकल रहे हैं। शहर के अंदर तो हमारे डर के इतना सन्नाटा पसरा है कि उतना गांव में नहीं पसरा, और इसीलिए लोग लौट लौट करके अपने गांव की तरफ वापस जा रहे हैं। हम भी बार बार, मैं समझता हूं कि ये बात आई भी है हमारे सामने कि दो स्तरीय काम है। एक तो बहुत सारा कार्यभार जिनके सुझाव आए हैं, वो सारी की सारी जिम्मेदारी इफ्ता अपने कंधों पे नहीं उठा सकती। हमारे कंधे इतने मजबूत नहीं कि हम मनरेगा के लोगों को भी संगठित कर लें, हम खेतिहर मजदूरों को भी संगठित कर लें, ये हम नहीं कर पाएंगे। हम एक कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं। तो नंबर एक काम ये है जिसको राष्ट्रीय समिति अंडरटेक करे अगली बार के लिए, कि ये जो संगठन है उनके प्रतिनिधियों के साथ एक इंटरेक्शन। ये पहले भी हम लोग कहते आए हैं, अगर जो लोग मनरेगा में काम कर रहे हैं, जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, उनके अंदर जो चाहे वो खेतिहर लोग हो चाहे किसान सभा के लोग, उनके साथ एक इंटरेक्शन किया जाए जिसमें हम लोग भी थोड़ा बहुत इनपुट दे सकें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सवाल भी आया था, विनोद ने भी ये सवाल किया था कि एज संगठन हम क्या करें, उस पर कुछ टिप्पणी विनीत तिवारी ने की कि हम वहीं से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बार बार हम दोहराते आए हैं कि लौट करके हमें अपने ग्रामीण कलाकारों के पास, इस तरह के लोगों के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कितना भी नया सही, लेकिन इसके बहुत सारे जवाब हमको कहीं वहीं से मिलते हैं। मुझे एक छोटा सा, एक हमारे गांव के बुजुर्ग थे, वो मेरे ख्याल से मेरे आज 50 साल पहले वो मेरे गांव में दोहराते थे। वो मुझे याद आ रहा है कि कितनी चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास। और देख लीजिए, ये बात मैं 50 साल पहले जो हमारे गांव का एक बुजुर्ग कहता था कि कितना भी उड़ लो, चारा धरती के पास। वो बात आज साबित हो रही है। सारे जो उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले हैं, वो जमीन की तरफ निगाह लगा करके देख रहे हैं कि चारा कहाँ है, खाना कहाँ है, उसकी तरफ हाथ फैला रहे हैं एक तरह से। तो मैं समझता हूं कि हमको अपनी इंटेलेक्चुअल इनपुट के लिए भी, अपने कल्चरल इनपुट के लिए भी धरती की जड़ों के पास, यानी अपनी एग्रेरियन जनता के पास, किसानों के पास, खेतिहर मजदूरों के पास बहुत दृढ़ता के साथ जाना पड़ेगा। अपने पायदानों से उतर करके जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम साथियों का जो इसमें सहभागी बने, खासतौर से राजन जी का और जया जी का, और जिन लोगों ने भी टिप्पणियां की। आगे हम इस क्रम को मैं समझता हूं हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उन लोगों के साथ हम लोग साझा करें जो इसमें कारगर हद तक